इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर में यूनिट टेस्टिंग करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है, लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने किया था कि क्यों यूनिट टेस्टिंग करते हैं और कैसे करते हैं। हम लोग अब यूनिट टेस्ट केस लिखने का प्रयास करेंगे इन app_component.spec.ts। तो दोस्तों सबसे पहले जैस्मिन में आपको मालूम होगा हम लोग लिखते हैं डिस्क्राइब। ओके, डिस्क्राइब क्या करता है कि पहला हमको स्ट्रिंग लेता है, मीन्स किसके लिए हम लोग टेस्ट शूट लिखना चाहते हैं। ओके, मतलब किस चीज़ के लिए टेस्ट केस लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट से ऐप कंपोनेंट के लिए। तो कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐप कंपोनेंट ही लिखे, बट यस जो भी ग्रुप ऑफ टेस्ट शूट है, जो भी ग्रुप ऑफ टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये क्योंकि ये ऐप कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐप कंपोनेंट एक मैसेज लिख देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो जब टेस्ट केस पास हुआ तो कहाँ का पास हुआ हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट्स देन जो सेकेंड यहाँ पे पैरामीटर रहेगा वो दोस्तों कॉल बैक रहेगा। तो ये हो गया हमारा डिस्क्राइब मेथड। डिस्क्राइब मेथड में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिफोर ईच लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ईच टेस्ट केस रन होने से पहले बिफोर ईच मेथड रन होगा। तो हम लोग कुछ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो फॉर एग्जांपल बिफोर ईच में हम लोग कंपोनेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज दैट, क्योंकि देखिए ये एंगुलर में कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, इसके अंदर कई सारे डिपेंडेंसीज हैं। लाइक सपोज दैट यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस है यहाँ पे। तो ये जो एंगुलर कंपोनेंट है इसको यूनिट टेस्ट करने के लिए पहले एक्सेस तो करना पड़ेगा। तो ऐप कंपोनेंट के मान लीजिए HTML पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं या इसके मेथड एंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? ओके, तो उसके लिए एक आप जो है एक इसका डुप्लीकेट इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, जो ताकि आप कंपोनेंट के जितने भी मेथड एंड प्रॉपर्टी हैं और HTML का पार्ट है उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। उसके लिए एंगुलर में एक टेस्ट बेड लाइब्रेरी आता है। उस टेस्ट बेड लाइब्रेरी के द्वारा कई सारे चीज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको कंपोनेंट एक्सेस करना है तो आप जो है यहाँ पे टेस्ट बेड लाइब्रेरी से सबसे पहले आप टेस्टिंग मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे और वो सारे कुछ जो जो इंपोर्ट्स हैं, जो सपोज दैट इसमें रिएक्टिव फॉर्म यूज हुआ है तो रिएक्टिव फॉर्म को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन इसमें जितने भी सर्विसेज हुए हैं और जो जितने कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, राइट नाउ केवल एक ही कंपोनेंट है, बट सपोज दैट इस कंपोनेंट के अंदर और भी चाइल्ड्स कंपोनेंट है तो उसका भी इनिशियलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो उन सारे चीज़ों को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स उसका इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। देन आप इसके प्रॉपर्टी एंड मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं और जिस भी पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं उसका यूनिट टेस्ट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट बेड लाइब्रेरी से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट बेड। देखिए यहाँ पे ऊपर में इंपोर्ट भी हो गया, एंगुलर कोर टेस्टिंग से ये आ गया। टेस्ट बेड लाइब्रेरी से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल्स। ओके, तो अब टेस्ट बेड लाइब्रेरी को कंसोल करके देख सकते हैं, इसके अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बट हम लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्टिंग कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल्स, मीन्स जो टेस्टिंग मॉड्यूल्स है उसका कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मीन्स उसका मतलब कंपोनेंट के पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये मेथड यूजफुल हो जाता है। अब हालांकि आप जितने भी मेथड हैं उन सबको देख लीजिए, सबका यूज केस आपको जानना ज़रूरी है, बट ये एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल, कंपाइल कंपोनेंट, तो यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि ये करता क्या है। ओके, तो जैसे कि कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल ये क्या करता है,
तो अलाउ ओवरराइडिंग डिफॉल्ट प्रोवाइडर डायरेक्टिव पाइप्स मॉड्यूल्स of the test injector which are defined in test injector. I think this is for the no not this one, this is actually ये वाला है configure testing module. Compile component with template URL for the tests ng modules. It is necessary to call this function as facing URLs is asynchronous. सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्पलेट URL इट मीन्स ये वाला पार्ट अगर एक्सेस करना चाहते हैं, टेम्पलेट को एक्सेस करना चाहते हैं, इसके मेथड एंड प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग मॉड्यूल के थ्रू कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसका एक टाइप का उसको एक्सेस करने का आपको जो है उसका स्टैंड अलोन आपको बनाना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग ये कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल क्या है, तो एक मेथड है, तो यहाँ पे मैं मेथड टाइप का ये सिंबल दे दिया और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोग पास कर सकते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो जो चीज़ इस कंपोनेंट को रन करने के लिए चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर इस कंपोनेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ मेथड्स एंड टेम्पलेट यूआरएल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट्स क्यों, क्योंकि जितने भी मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज हो रहा है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, समथिंग लाइक दैट। ऊपर में इंपोर्ट भी कर लिया। देन उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन, जितने भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं इस पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो राइट नाउ कंपोनेंट तो एक ही है, ऐप कंपोनेंट, तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट लिख रहे हैं, ऐप कंपोनेंट। ऊपर में सब कुछ इंपोर्ट भी हो रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐप कंपोनेंट हो गया। अगर कोई एडिशनल चाइल्ड कंपोनेंट होता तो चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कॉमा देकर चाइल्ड कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करना होता। देन उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रोवाइडर इट मीन्स जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जो सर्विसेज को इंजेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा प्रोवाइडर। बट दोस्तों इस प्रोवाइडर में जैसा कि आपको पता है कि प्रोवाइडर कैसा होता है, प्रोवाइडर एक एरिया में, ये सारे एरियाज हैं, उस एरिया में कई सारे सर्विसेज हो सकते हैं। तो राइट नाउ मैं क्योंकि यहाँ पे ऐप सर्विस यूज कर रहा हूँ, सॉरी API सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो API सर्विस ही यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट यहाँ पे ऐड करेंगे इन प्रोवाइडर एरिया में। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सर्विसेज का जितने भी मेथड एंड प्रॉपर्टी हैं उसको डायरेक्टली यूज करें। क्यों? क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे API कॉल हो रहे होंगे, तो API कॉल होगा तो रियल API कॉल नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम कुछ भी करें यूनिट टेस्टिंग के दौरान, यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, API कॉल अगर हो जाएगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह पे जो भी रिटर्न आएगा हम लोग मॉक क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जो सर्विसेज है इस सर्विसेज के बदला में कोई दूसरा डुप्लीकेट सर्विस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइडर के सेक्शन में दो चीज़ हो जाता है। एक हो जाता है आपका DI टोकन, इट मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन, जिसको हम लोग जनरली इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रोवाइडर क्या होगा, तो API सर्विस ही होगा। नेम तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग यही नेम यूज कर रहे हैं ऐप कंपोनेंट में, API सर्विस का नेम भी यही है। बट रियल सर्विस के जगह पे हम लोग अपना खुद का उसका एक मॉक क्रिएट करेंगे, मतलब एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज़ वैल्यू। दोस्तों यूज़ वैल्यू क्या है यहाँ पे, यूज़ वैल्यू क्या है कि हम लोग यहाँ पे कई सारे अदर प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, लाइक यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज वैल्यू, यूज फैक्ट्री।
ओके, यूज क्लास का मतलब हम कौन सा क्लास यूज करना चाहते हैं इस DI टोकन के लिए, मीन्स डिपेंडेंसी इस नेम से इंजेक्ट करेंगे, बट जो यूज होगा वो किस सर्विस के क्लास का इंस्टेंस होगा। मतलब ऐसे मान लिए क्लास का इंस्टेंस, किस क्लास का इंस्टेंस यूज करना चाहते हैं। तो उसी टाइप से होता है यूज़ वैल्यू, मीन्स कौन सा वैल्यू यूज करना चाहते हैं। तो वैल्यू हमारा कुछ नहीं है, वैल्यू हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड एंड प्रॉपर्टी हो सकते हैं। जो मेथड एंड प्रॉपर्टी दोस्तों होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा ये API सर्विस डॉट TS से। ओके, एग्जैक्टली सिमिलर होगा। तो आप यूज़ वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्पाई API लेट से हम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल यूज नहीं करने वाले हैं, उसका डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं। तो स्पाई API यूज कर लिए। अब ये तो डिफाइंड नहीं है इसीलिए एरर दे रहा है, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है उसको आगे चल के हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, ये प्रोवाइडर नहीं होता है, प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड एंड देन यूज़ वैल्यू, इट सीम्स गुड। एंड देन यहाँ पे हम लोग डॉट लिखेंगे और डॉट लिखने के बाद हम लोग कंपाइल कंपोनेंट करेंगे। अब कंपाइल कंपोनेंट करेंगे तो हमारा कंपोनेंट कंपाइल हो जाएगा। ओके, बट आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे जो मेथड्स हैं वो कैसे क्या याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों कुछ लिमिटेड मेथड्स हैं, कुछ लिमिटेड तौर तरीका है, उसको अगर आप याद रखेंगे, जैसे आप मान लीजिए एंगुलर यूज कर रहे हैं, तो एंगुलर में आपको मालूम है कि इस एंगुलर में क्लास रहेगा, इसमें ये ng on init, ng on change, ये सारे लाइफ साइकिल हुक्स के मेथड्स रहेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे कुछ खास बातों का ध्यान देना है। अदर उसके बाद जो है दोस्तों मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो रेप्लिकेट करना पड़ता है। ओके, सेम चीज़ बार बार आपको करना पड़ेगा। ओके, यूनिट टेस्टिंग के लिए। अब हम लोग आते हैं स्पाई API, पहले इसको हम लोग सेटल करते हैं। तो स्पाई API के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पे लिख देते हैं लेट, वेरिएबल रहेगा स्पाई API, स्पाई API लिख दिए। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका डेटा टाइप स्पाई ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैस्मिन डॉट देन स्पाई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पाई ऑब्जेक्ट, SPY ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्पाई ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग डेटा टाइप कर रहे हैं, डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे स्पाई ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो S जो है कैपिटल होगा, स्पाई ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पे कैपिटल O स्पाई ऑब्जेक्ट। तो जैस्मिन डॉट स्पाई ऑब्जेक्ट, बट किसका, तो स्पाई ऑब्जेक्ट का इसका भी एक डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो होगा सर्विस का, मतलब सर्विस का डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो सर्विस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं API सर्विस, समथिंग लाइक दैट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि अब जो ये सर्विस के लिए हमारा एक डुप्लीकेट हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डेटा टाइप, हमने जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका ये सारे डेटा टाइप्स हैं। नाउ हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे। वैल्यू मीन्स इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्पाई ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इक्वल टू देन जैस्मिन डॉट क्रिएट स्पाई ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्पाई ऑब्जेक्ट। हम लोग स्पाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग। तो लेट से हम लोग करेंगे API सर्विस का, तो यहाँ पे हम API सर्विस डाल देते हैं। एंड देन कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो अभी तो करेंटली हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट के, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि API सर्विस में अभी एक ही मेथड है,
तो हम लोग ये मेथड यहाँ पे लिख देंगे। अब जाहिर सी बात है, इसको हम लोग एरे के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड हैं, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया स्पाई एपीआई का। तो जनरली जो पोस्ट डेटा है, पोस्ट डेटा एक मेथड है, उसका डुप्लीकेट हम लोग क्रिएट कर लिए, आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सपोज दैट कोई बंदा पोस्ट डेटा मेथड को कॉल करेगा तो क्या होना चाहिए, वैल्यू रिटर्न करेगा। बट कौन सा वैल्यू, ये वाला तो वैल्यू रिटर्न करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था पहले ही कि रियल वाला जो एपीआई कॉल है, मीन्स रियल जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा तो रियल हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या रिटर्न होगा, मीन्स अगर पोस्ट डेटा कोई मेथड कॉल करता है तो क्या रिटर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न होगा जिसमें कुछ डेटा हो सकते हैं, लाइक स्टेटस कोड और मे बी यूज़र डेटा और अदर डेटा भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को डिफाइन करेंगे कि अगर कोई पोस्ट डेटा को कॉल करता है तो क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, स्पाई एपीआई जस्ट दिस वन, ऊपर में जो वेरिएबल है बस उसी को कॉल करना है, डॉट पोस्ट डेटा डॉट एंड डॉट, यहाँ पे आपको यूज करना है रिटर्न वैल्यू, दिस वन रिटर्न वैल्यू। हम क्या रिटर्न वैल्यू करेंगे, मीन्स अगर कोई पोस्ट डेटा को कॉल करता है तो रिटर्न वैल्यू हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो मैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पे एक जो रिटर्न होगा बेसिकली ऑब्जर्वेबल होगा। तो यहाँ पे ऑफ लिख देता हूँ, क्योंकि ऑफ से हम लोग ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसके अंदर हम लोग डेटा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बट अगेन ऑफ एक RxJS का ऑपरेटर है, इसीलिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट कर दिया। तो जो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल के फॉर्म में जो रिटर्न कर रहे हैं वो एग्जैक्टली एपीआई सर्विस के जैसा ही होना चाहिए। ओके, उसी का डेटा टाइप के जैसा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर स्टेटस है, डेटा है, कुछ इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके डेटा को मैं चेंज कर दूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं गया और इसको चेंज कर दिया। स्टेटस लेट से 202 मैं कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब हमारा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि नहीं ये वाला हमारा कॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि एपीआई हमारे पास मौजूद नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑफ ऑपरेटर यूज करके ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया। देन यहाँ पे यूज़र के जगह पे लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वर्ल्ड ज्ञान, समथिंग लाइक दैट, एंड पासवर्ड रैंडमली एक मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो लेट से मैं एक रैंडम पासवर्ड डाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई भी बंदा एपीआई सर्विस यूज करके पोस्ट डेटा को कॉल करने का प्रयास करेगा तो जो वैल्यू मिलेगा, जो रिटर्न होगा वो ये वाला मिलेगा। ओके, मतलब डुप्लीकेट मिलेगा, रियल वाला एपीआई कॉल नहीं होने वाला। तो ये इसका बेसिक फंडा है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे हम टेस्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं। तो टेस्टिंग का एक कंपोनेंट कंपाइल हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके टेम्पलेट यूआरएल को भी एक्सेस कर सकते हैं और कंपोनेंट के मेथड एंड प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, कंपाइल तो हो गया। कंपाइल हो जाने के बाद हम अगेन टेस्ट बेड लाइब्रेरी से, तो लेट से एक वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। वेरिएबल है फिक्सर ये एक वेरिएबल नेम है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिक्सर के अंदर कई सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ओके, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ।
फिक्चर और देन यहाँ पे टेस्ट बेड लाइब्रेरी से टेस्ट बेड डॉट क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, तभी हम कंपोनेंट कंपाइल हो गया। जो भी कंपाइल होने के लिए डिपेंडेंसी थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, लाइक प्रोवाइडर्स, डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, एवरीथिंग। वो हो जाने के बाद हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपोनेंट एंड देन यहाँ पे कंपोनेंट का नेम यहाँ पे डालेंगे, तो लेट से ऐप कंपोनेंट, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट का जितने भी मेथड, प्रॉपर्टी एंड टेम्पलेट, यूआरएल सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए अब हम एक वेरिएबल कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमको देता है, इस ऑब्जेक्ट में सब कुछ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फिक्चर उसको बोल रहे हैं, वेरिएबल नेम है जस्ट फिक्चर। बट अगेन ये एरर दे रहा है क्योंकि हमको ऊपर में डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर में डिक्लेयर कर देता हूँ। तो फिक्चर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्चर। अगेन यहाँ पे मैं लेट यूज कर सकता हूँ, तो लेट फिक्चर। इसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप क्या है, तो कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट फिक्चर एंड देन किसका, तो उसका भी टाइप यहाँ पे डिक्लेयर हम लोग कर सकते हैं, ऐप कंपोनेंट का, समथिंग लाइक दैट। तो ये एरर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये गया क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर किया वेरिएबल को। तो ये फिक्चर आ गया हमारे पास। एंड देन अगर हमको कंपोनेंट का पार्ट अगर यूज करना है, ओके, तो फिक्चर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस यूज करेंगे। ओके, अभी ये बेसिक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट दोस्तों, बट यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है, वो ये है कि बिफोर ईच में ये सारे चीज़ लिखने चाहिए थे। मतलब ईच ऑफ दिस ईट मेथड, ईच ऑफ दिस यूनिट टेस्टिंग रन होने से पहले ये काम सबसे पहले होगा। ओके, तो यहाँ पे बिफोर ईच के अंदर मुझे लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे बिफोर ईच के अंदर लिख देता हूँ, बिफोर ईच। एंड देन बिफोर ईच के अंदर मैं यहाँ पे कॉल बैक पास करूँगा। तो ये रहा हमारा कॉल बैक, इट्स वेरी इजी, समथिंग लाइक दैट। और इस पार्ट को इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे डाल दिया। नाउ आई होप कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। नाउ इट सीम्स गुड। तो दोस्तों ये जितने भी ईट मेथड हैं उसको कॉल होने से पहले ये कॉल होने वाला है, बिफोर ईच वाला पार्ट। नाउ मैं यहाँ पे लिखूँगा ईट। अब ईट क्या करता है, तो ईच ऑफ दिस यूनिट टेस्ट केस को लिखने के लिए ईट को मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मैसेज यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि लेट से एक टेस्ट सिनारियो ले लेते हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि फॉर्म कंट्रोल में मीन्स हम लोग टेम्पलेट के अंदर, मतलब HTML के पार्ट में अगर इनपुट यूज़र नेम का जो फील्ड है और पासवर्ड का फील्ड है उसमें हम लोग टाइप करें, ठीक है, तो क्या सेम चीज़ जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स कंपोनेंट में TS फाइल में जो वेरिएबल्स हो रहे हैं उसमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र, पासवर्ड एंड इनिशियल वैल्यू नल था, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे HTML में और चेक करेंगे कि ये वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपरली डिटेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजेस यहाँ पे कि नहीं। तो पहले लेट से ये कर लेते हैं इसको। ओके, टेस्ट यूनिट टेस्ट केस तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो पॉसिबल वे है, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सबको आप ट्राई कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ऐसा टेस्ट केस लिखकर आपको बताता हूँ कि जैसे आपको चेक करना है कि टेम्पलेट टू कंपोनेंट मीन टेम्पलेट में चेंज करेंगे तो कंपोनेंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक उसके लिए मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेक
चेक फॉर्म कंट्रोल, चेक फॉर्म कंट्रोल इस फॉर्म कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम टेम्पलेट टू कंपोनेंट। मैं एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया एंड देन अगला क्या होता है, कॉल बैक होता है। सिंपल सेम पैटर्न जैसे डिस्क्राइब में था वैसा ही यहाँ पे ईट मेथड में होता है। सिंपल ये रहेगा हमारा दोस्तों कॉल बैक। ओके, तो अब हमारा अब यूनिट टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इसको एक्सेस करेंगे, इस पार्टिकुलर इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसके वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूज़र के फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन पासवर्ड के फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो ये कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों ये जो पिक्चर बनाए थे ना इसी की मदद लेंगे। पिक्चर क्या था कि क्रिएट कंपोनेंट, कंपोनेंट क्रिएट किया गया था, तो इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर टेम्पलेट URL का भी पार्ट है, मतलब टेम्पलेट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो टेम्पलेट तो ऑफकोर्स यूज करेंगे, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। बट उससे पहले यहाँ पे एक मेथड होता है पिक्चर डॉट चेंज डिटेक्शन। ओके, तो एक मेथड होता है डिटेक्ट चेंज करके, कि हमारा जब भी कोई भी ईट मेथड कॉल हो उससे पहले जो भी चेंज डिटेक्शन है वो हो जाए। अब देखिए एंगुलर में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ तो इंटरनली चेंज डिटेक्शन होता है और वो वैल्यू हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। ओके, बट यहाँ पे उस चीज़ को कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग मैनुअली करते हैं। उसके लिए पिक्चर डॉट चेंज डिटेक्ट चेंज हम लोग लिखेंगे। ओके, तो लेट से डिटेक्ट चेंज एक मेथड्स है डिटेक्ट चेंज, दैट्स इट, इसको हम लोग कॉल कर देंगे। नाउ हम लोग इनपुट को यूज करना मीन्स फॉर्म के हर एक फील्ड को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र, क्योंकि यूज़र को एक्सेस करना चाहते हैं तो यूज़र। एंड देन इसका जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप बाद में डिफाइन करेंगे, उससे पहले इक्वल टू हम लोग पिक्चर लिखेंगे। पिक्चर के अंदर, पिक्चर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो पिक्चर का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेटिव एलिमेंट। ओके, तो हम लोग डिबग एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, नेटिव एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से यूज डिबग एलिमेंट। डिबग एलिमेंट के अंदर नेटिव एलिमेंट होगा, नेटिव एलिमेंट। नेटिव एलिमेंट डॉट, नेटिव एलिमेंट का मतलब हो गया कि ये हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, इस पार्ट तक आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको कंसोल लॉक करके देखते हैं, लेट से मैं कंसोल लॉक करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो नेटिव एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम लोग इस पार्ट तक आ चुके हैं, इस जगह तक। इतना कर देने से अब हम लोग को ये वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्वेरी सिलेक्टर करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर, QUERY क्वेरी सिलेक्टर। ओके, एंड देन हम लोग इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर के अंदर क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो लेट से आईडी से सिलेक्ट करेंगे। हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करें सब चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज़र, यूज़र हमारा आईडी है। ये देखिए यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये हमारा यूज़र आईडी है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर मेथड यूज करना चाहें तब भी हम लोग कर सकते हैं। बट ये जो दोस्तों रिटर्न डे, ओके, अब हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करके मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कंसोल डॉट लॉग ये जो फिक्चर है, फिक्चर के अंदर मौजूद क्या है, तो इसको हम लोग कंसोल लॉग करके देखेंगे तब क्लैरिटी आएगा। ओके, देन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ लाइक एनजी टेस्ट के लिए। तो मैं टर्मिनल में गया और अपने प्रोजेक्ट फाइल में आने के बाद यहाँ पे लिखूँगा एनजी टेस्ट। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो जब तक ये कंपाइल हो रहा है दोस्तों, अब एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास, एंड देन अगेन यहाँ पर भी लिख दूंगा पास। राइट, तो यूज़र एंड पासवर्ड दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसके वैल्यू को चेंज कैसे करें, तो इसके वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे यूज़र डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर भी वैल्यू लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट वैल्यू, वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों ऑटो, इसमें एक्सटेंशन होता है, अगर आप वो एक्सटेंशन अभी चेक करना पड़ेगा क्यों काम नहीं कर रहा है, बट जनरली एक्सटेंशन होता है, अगर आप वो एक्सटेंशन यूज करते हैं तो ये ऑटो सजेस्ट यहाँ पे करेगा। बट एनीवे अभी के लिए हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। तो वैल्यू, और वैल्यू में लेट से हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं आशुतोष, एक वैल्यू डाल दिए यूज़र का। एंड सिमिलरली फॉर द पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पास इज इक्वल टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। लेट से मैं कोई भी रैंडम एक वैल्यू डाल दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं एक वैल्यू डाल दिया। ओके, ये टेस्ट के अब हमारा टेस्ट रन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कंसोल में चेक कर सकता हूँ। तो लेट्स गो टू द कंसोल। कंसोल में देखिए कंपोनेंट, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे पिक्चर को कंसोल किया था। तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो कई सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड मिल जाएंगे। ओके, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि नेटिव एलिमेंट है। नेटिव एलिमेंट अगर यूज करें या फिर डिबग एलिमेंट के अंदर जो नेटिव एलिमेंट है उसको, दोनों देखिए सेम चीज़ है। यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि नेटिव एलिमेंट और डिबग के अंदर जो नेटिव एलिमेंट है दोनों सेम है। तो बट आप बोलेंगे कि ये दोनों सेम चीज़ है, सही है, बट कौन सा यूज करें, मीन्स कौन सा बेटर होगा। तो दोस्तों डिबग एलिमेंट यूज करना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूनिट टेस्ट जो है ब्राउज़र में रन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नेटिव एलिमेंट यूज करते हैं तो डॉम ट्री का एक्सेस मुझे दे देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों अगर हम लोग जस्ट फॉर टेस्टिंग यूज कर रहे हैं तो डिबग एलिमेंट एक टाइप का बोल सकते हैं जेस ऑब्जेक्ट देता है। अगेन उसके अंदर डॉम ट्री के प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, अब जाहिर सी बात है। बट दोस्तों ये रिकमेंडेड वे ये है कि हम लोग डिबग एलिमेंट यूज करें। अदरवाइज़ अगर हम लोग चाहते हैं नेटिव एलिमेंट तो भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए ब्राउज़र में ये यूनिट टेस्ट रन होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग डिबग एलिमेंट के अंदर नेटिव एलिमेंट है, तो नेटिव एलिमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेटिव एलिमेंट के अंदर दोस्तों जाएंगे तो ये डिब है, ये डिब 0 का मतलब क्या है, ये इसको रेफर कर रहा है। ओके, लेट्स सी वंस अगेन। ये एक्चुअली इनर HTML फॉर्म, इनर टेक्स्ट, ओके, इट्स ऑल राइट। तो ये इन सारे कई सारे चीज़ें हैं, इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बट यस ये दोस्तों एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? तो देखिए मैं पिक्चर डॉट, मैं उसको डिटेल में दिखाता हूँ आपको। डॉट यहाँ पे डिबग एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग करते हैं डिबग एलिमेंट डॉट नेटिव एलिमेंट। अगर हम इसको चेक करने का प्रयास करें तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट।
तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि div रूट एंड देन इस div को मैं एक्सपेंड करूँ तो ये हमको फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म जो यहाँ पे देख रहे हैं वही फॉर्म है जो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में दिखाई दे रहा था। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्म है। तो नाउ फॉर्म के पास आ गए, अब इनपुट फील्ड के पास जाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो बहुत सारे वे हैं, लाइक क्वेरी सेलेक्टर है और गेट एलिमेंट बाय आईडी भी है, क्योंकि यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं। तो कोई भी जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, ओके। बट ये चेंज मैं प्रोग्रामेटिकली किया, ऐसा रियल में तो नहीं किया दोस्तों। तो उस इफेक्ट को लाने के लिए हम लोग एक डिस्पैच इवेंट यूज करते हैं। ये अगेन जावा स्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी है, डिस्पैच इवेंट, ओके। तो कभी कभी होता है कि वैल्यू तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, मीन्स जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मीन्स प्रोग्रामेटिकली चेंज कर दिया, तो जावा स्क्रिप्ट में ये हो गया। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो उस टाइप पे चेंज डिटेक्शन काम करता है, और उसको एज ए रियल आप बोल सकते हैं, वैल्यू ज़्यादा सेट नहीं हो रहा है, बल्कि जब हम टाइप करते जा रहे हैं तो वैल्यू चेंज होते जा रहा है, ठीक है। और वो चेंज्ड वैल्यू जो है उस इवेंट पे, सपोज चेंज इवेंट हो रहा है, तो अगर हम लोग रिएक्टिव फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो कंपोनेंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस इफेक्ट को लाने के लिए हम लोग डिस्पैच इवेंट यूज करते हैं। डिस्पैच इवेंट, यूज़र डॉट डिस्पैच इवेंट, ओके। डिस्पैच इवेंट, ताकि इवेंट भी डिस्पैच हो जाए। ये वैल्यू को हम लोग सेट कर दिए, अब इवेंट को भी फायर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग टाइप करेंगे तो क्या होगा, चेंज इवेंट कॉल होगा, ओके, चेंज इवेंट ट्रिगर होगा। तो वो सारे इवेंट जो अभी नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज किया ना, थोड़ी ना टाइप किया। रियल इफेक्ट लाने के लिए डिस्पैच इवेंट यूज कर रहे हैं। तो कौन सा इवेंट? तो लेट से इनपुट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इवेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो इवेंट है न्यू एंड देन इवेंट, एंड देन इवेंट के अंदर लिख देंगे इनपुट। मतलब इनपुट का इवेंट अगर ट्रिगर होगा, मैं ट्रिगर करवा रहे हैं प्रोग्रामेटिकली, ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट में। तो लेट से सिंगल कोट में आप या डबल कोट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हर जगह एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अगर आप डबल कोट हर जगह यूज कर रहे हैं तो हर जगह डबल कोट कीजिए, अदरवाइज सिंगल कोट कीजिए। तो सिमिलरली फॉर ये जो हम लोग यूज़र के लिए किए, हम लोग पासवर्ड के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं पास डिस्पैच इवेंट, ये हो गया। नाउ ये सब होने के बाद अगेन चेंज डिटेक्शन हम लोग एक बार करवा देते हैं। तो फिक्सर डॉट डिटेक्ट चेंजेस, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि चेंज डिटेक्शन मतलब वेरिएबल का वैल्यू तो चेंज हो गया। कैसे? तो HTML पार्ट में चेंज हुआ, बट वो हर जगह रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट चेंज कर सकते हैं, ताकि एंगुलर इंटरनली चेंजेस को डिटेक्ट करे और उस वैल्यू का जो स्टेट है उसको हर जगह एक टाइप का बोल सकते हैं ब्रॉडकास्ट कर दे। तो फिक्सर डॉट डिटेक्ट चेंजेस ये हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट क्या करने वाले हैं कि जो कंपोनेंट का जो इनिशियल फॉर्म है, इसके अंदर जो वैल्यू होना चाहिए वो जो हमने चेंज किया था उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तब हम लोग जानेंगे कि यस वो काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ पे कंसोल करके पहले दिखाता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद हमारा कंपोनेंट पार्ट में चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंसोल लॉग, एंड देन हम लोग अब उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो जस्ट हम लोग यूज करेंगे फिक्सर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे यूज करेंगे सपोज दैट कंपोनेंट इंस्टेंस,
कंपोनेंट इंस्टेंस, अब कंपोनेंट के जितने भी मेथड एंड प्रॉपर्टी हैं सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज दैट हम एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाले हैं जिसको बोल रहे हैं इनिट फॉर्म। तो इनिट फॉर्म देखिए ऑटो सजेस्ट में भी आ रहा है, डॉट वैल्यू करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग ये चेक करने वाले हैं बेसिकली कि जब ये इतना प्रक्रिया हुआ तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो क्या इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो लेट्स सी, मैं अगर इसको रन करूं देन अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैं टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया और इवेंट भी डिस्पैच हो गया और हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला। इस ऑब्जेक्ट में गया तो यूज़र का वैल्यू मिला और पासवर्ड का वैल्यू मिला। मतलब ये दोस्तों कि जब हमने इनपुट के थ्रू मीन्स सपोज दैट टेम्पलेट के थ्रू हमने वैल्यू चेंज किया यूज़र एंड पासवर्ड का, वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ कंपोनेंट में भी। तो फिक्चर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस डॉट इनिशियल इनिट फॉर्म डॉट वैल्यू में किया तो वो वैल्यू मिल गया। मतलब ये कंपोनेंट से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या फ्लो है। अब ये चीज़ ना मल्टीपल जगह पे रिपीट हो रहे होंगे, ओके। तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। लेट्स एक और यूनिट टेस्ट लिख देते हैं। सपोज दैट इस बार हम लोग ना अपोजिट करते हैं कि FROM यहाँ पे छूट गया था, फ्रॉम TEMP, ओके नाउ इट्स ऑल राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब कंपोनेंट के थ्रू वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या HTML में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए उसको क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कोड उसमें भी लगेंगे। फ्रॉम कंपोनेंट टू टेम्पलेट, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि कंपोनेंट के थ्रू वैल्यू को चेंज करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो उसको करने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। कंपोनेंट मीन्स टेम्पलेट वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो ये हो गया कंपोनेंट इज इक्वल टू फिक्चर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस, समथिंग लाइक दैट, ओके। इसमें बस फर्क इतना है कि टेम्पलेट वाला पार्ट नहीं है। नाउ अब हम लोग चेंज करने वाले हैं वैल्यू को, फॉर्म कंट्रोल के वैल्यू को। तो फॉर्म कंट्रोल डॉट इनिट फॉर्म डॉट, यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेट वैल्यू यूज कर सकते हैं, पैच वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। तो सेट वैल्यू अगर यूज करेंगे तो कंडीशन ये है कि जितने भी फील्ड हैं सबके वैल्यू को हम लोग अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग पैच वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र एंड देन यूज़र का नेम यहाँ पे डाल देते हैं। लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आशुतोष कुमार चौबे। मैं स्पेस यहाँ पे हटा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया यूज़र एंड देन पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे PASS लिख देता हूँ एंड देन पासवर्ड भी रैंडम सपोज दैट मैं ले लिया, रैंडम एक पासवर्ड भी ले लिया। तो हम कंपोनेंट से वैल्यू को सेट किया। अब यही सेम वैल्यू क्या हमको टेम्पलेट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। बट एक चीज़ और दोस्तों, इसका जो डेटा टाइप है ना, यहाँ पे डेटा टाइप भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो डेटा टाइप है वो इनपुट फील्ड का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HTML इनपुट एलिमेंट। तो कहाँ पे गया, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट, ये इसका डेटा टाइप है क्योंकि ये इनपुट फील्ड है।
तो क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो उसका टाइप डिक्लेयर करना हम लोग को करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। सिमिलरली ये हमारा यूज़र एंड देन पासवर्ड, सेलेक्टर की मदद से डिबग एलिमेंट नेटिव एलिमेंट करके यूज़र एंड पासवर्ड को सेलेक्ट कर चुके हैं। अब उसके वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करेंगे तो सेट हो जाएगा, ये नहीं करना है। डिस्पैच इवेंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ओके, देन कंसोल लॉग करके देखते हैं कि यूज़र डॉट वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे किया यूज़र डॉट वैल्यू, तो लेट्स चेक, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा ये रन हो रहा है, ये आ गया आशुतोष कुमार चौबे, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे डाला था, मीन्स कंपोनेंट से चेक किया था। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि कंपोनेंट में चेंज करने से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है टेम्पलेट में भी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, और कई सारे वेरियस यूनिट, हर एक यूनिट को टेस्ट करने के लिए कई सारे अदर वे होते हैं, उन सभी सिनारियो को कंसिडर करके यूनिट टेस्ट केस आप लिख सकते हैं। ओके, तो अगेन ये तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताया, बट आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अलावा ये जो ईट मेथड है, ठीक है, ईट मेथड के अलावा मैचर मेथड होता है। मैचर मेथड में टेस्ट केस पास हुआ कि नहीं वो आप डिफाइन करते हैं। ओके, तो टेस्ट केस पास कैसे करवाएं, तो पास करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्ट, मीन्स हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्ट, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं और क्या होना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, सपोज दैट लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट डॉट इनिट फॉर्म डॉट यूज़र, ओके, डॉट वैल्यू, तो लेट से वैल्यू। अब इनिट फॉर्म एक्सेस कर रहे हैं तो ये क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म है, तो जितने भी मेथड एंड प्रॉपर्टी जो आपको कंपोनेंट में मिलेंगे वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। डॉट यहाँ पे लेट से यूज़र, मतलब बेसिकली हम ये वाले वैल्यू को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये हम चेक करेंगे कि ये इक्वल है HTML के वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। ओके, HTML का वैल्यू भी इसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बी, ये सारे मेचर मेथड हैं। तो कई सारे मैचर मेथड हैं, जैस्मिन में आप यहाँ पे देख सकते हैं टू बी, टू इक्वल, टू मैच, कई सारे अदर हैं, सबका अलग अलग सिनारियो में हम लोग यूज करते हैं। तो राइट नाउ हम लोग यूज करेंगे टू बी। ओके, टू बी क्या होना चाहिए, मतलब अगर ये हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये वैल्यू होना, अगर हो गया, ओके, ये वैल्यू मतलब आशुतोष कुमार चौबे इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर ये हो गया तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र डॉट वैल्यू, दैट्स इट। एंड सिमिलरली फॉर द पासवर्ड, तो यहाँ पे लिख देते हैं पास, एंड देन यहाँ पे भी लिख देते हैं पास। तो अगर ये दोनों पास हो जाता है तो ये वाला जो इट मेथड है ये पास हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग किए नहीं थे, हम लोग केवल कंसोल लॉग करके वेरीफाई किए थे। तो इस बार हम लोग सेम चीज़ को यहाँ पर भी लिख देते हैं। इसमें एक ही एक्सपेक्ट होगा, इसमें एक्सपेक्ट में हम लोग कंपोनेंट डॉट इनिशियल फॉर्म डॉट वैल्यू यूज़र हम लोग हटा सकते हैं, और इस जगह पे हम लोग लिखेंगे टू इक्वल,
टू इक्वल का खास बात ये है कि ऑब्जेक्ट को भी बड़े आसानी से कंपेयर कर लेता है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके ऑब्जेक्ट के सिमिलर आ रहा है कि नहीं। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज दैट यूज़र, एंड देन यूज़र होना चाहिए एग्जैक्टली ये वाला के आशुतोष, जो हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाला था एग्जैक्टली वही होना चाहिए। एंड देन पासवर्ड PASS, एंड अगेन यहाँ पे हम लोग डालेंगे ये वाला चीज़, दिस वन। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। बट यस, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कंपोनेंट नॉट एग्जिस्ट। सो हम लोग कंपोनेंट के जगह पे फिक्चर कर सकते हैं। फिक्चर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस, देन उसके बाद इनिट फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, उसके वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद। तो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐप कंपोनेंट में स्पेक हमारा जो है, स्पेक हैज़ नो एक्सपेक्टेशन। ओके, मतलब रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो हमको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो उसके लिए Ctrl+C, एंड देन मैं फिर से टेस्ट केस स्टार्ट कर देता हूँ, कमांड के थ्रू फिर से रन करता हूँ टेस्ट। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा टेस्ट केस पास हुआ कि नहीं। नाउ हम लोग एक्सपेक्ट भी यहाँ पे डाल दिए, जो मैचर मेथड होते हैं वो भी यहाँ पे यूज कर लिए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि चेक फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम टेम्पलेट टू कंपोनेंट, चेक फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम कंपोनेंट टू टेम्पलेट, ये सक्सेसफुली ये सारे टेस्ट केस पास हुए। ओके, ऐप कंपोनेंट के दोनों पास हुए, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 ही यूनिट टेस्ट केस लिखा है, तो दोनों यहाँ पे पास किए। और अगर फेल होगा तो कैसा दिखेगा। तो दोस्तों फेल करवाने के लिए लेट से मैं दूसरा वैल्यू डाल देता हूँ, ये मैच नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में फेल हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब फेल होगा तो कैसा दिखेगा। तो फेल होगा तो यहाँ पे टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो चुका है। ये बोल रहा है कि ऐप कंपोनेंट का चेक फ्रॉम कंपोनेंट कंट्रोल फ्रॉम टेम्पलेट टू कंपोनेंट, ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस जगह पे फेल हुआ है, जिसमें पासवर्ड ये एक्सपेक्टेशन था बट इसके इक्वल नहीं हो पाया, इसलिए टेस्ट केस फेल हो गया। ओके, तो अगर टेस्ट केस फेल होता है तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो कमांड लाइन यूज कर रहे हैं, जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं, वहाँ पर भी सेम मैसेज देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक आपने ये सीखने का प्रयास किया कि कैसे कंपोनेंट के जितने भी मेथड एंड प्रॉपर्टी हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखेंगे। तो उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं तो अब उसका यूनिट टेस्ट केस भी आसानी से लिख सकते हैं। सिमिलरली HTML का, अगर HTML के पार्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, आप वैल्यू को कंपोनेंट में चेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं HTML में, वो चेक कर सकते हैं। HTML में चेंज करने से वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपोनेंट जो TS फाइल है कि नहीं, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यूनिट टेस्ट केस आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि अगर फॉर्म सक्सेसफुल होता है तो फिर क्या होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसका प्रक्रिया तो यही है कि HTML में हम लोग यूज़र एंड पासवर्ड डालेंगे, उसके वैल्यू को, और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो मेथड है सबमिट, ये मेथड कॉल हो जाएगा। पहले चेक करेगा फॉर्म वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है, फॉर्म वैलिड कब होगा, तो ये पैटर्न जो भी वैलिडेटर यहाँ पे यूज किया गया है वो सब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ओके, मतलब ये पैटर्न ये ऐसा ही होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब कुछ अगर हो जाता है तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, सबमिट हो जाने का मतलब है कि ये पोस्ट डेटा जो हमारा
सर्विस के थ्रू, ये जो API सर्विस है उसके थ्रू पोस्ट डेटा हम कॉल कर रहे हैं और वहाँ से रिटर्न मिल रहा है। तो ये अगर कॉल हो जाए और जो वैल्यू हमको चाहिए और इस डेटा में दिस डॉट डेटा, ये वेरिएबल में स्टोर मैं कर रहा हूँ, अगर ये हो जाए तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी टेस्ट केस लिख लेते हैं। आई नो कि वीडियो लंबा हो रहा है, बट दोस्तों बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं तो। ओके, तो सबमिट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इट मेथड लिखेंगे, इट, एंड इस बार टेस्ट के केस का यहाँ पे नाम देते हैं सबमिट द फॉर्म सक्सेसफुली। अगर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होता है तो उसका फ्लो चेक करेंगे कि सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट फॉर्म सक्सेसफुली, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसको हम लोग डबल या सिंगल कोट में ऐसे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कॉल बैक। दोस्तों अब अगेन यहाँ पे सबमिट कराने के लिए ये यूज करना पड़ेगा, यूज़र एंड पासवर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यूज़र एंड पासवर्ड को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। तो जैसे एक्सेस करते हैं fixer डॉट डिबग एलिमेंट डॉट नेटिव एलिमेंट क्वेरी सेलेक्टर, समथिंग लाइक दैट। नाउ उसके वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और वैल्यू को चेंज करके सबमिट बटन पे क्लिक करवाते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर दिया। तो कोई भी रैंडम वैल्यू, लेट से यहाँ पे टेस्ट में लिख देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली सबमिट के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमको बटन को अब सबमिट भी करवाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, एंड देन अगेन एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी दोस्तों है सबमिट। तो क्वेरी सिलेक्टर के माध्यम से इस सबमिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, डिस्पैच इवेंट किया था, सिमिलरली हम लोग डिस्पैच इवेंट करेंगे। तो ये हुआ हमारा डिस्पैच इवेंट, एंड देन सबमिट डॉट क्लिक करवा देंगे इस बटन को। इसके लिए भी यहाँ पे डिस्पैच इवेंट कर सकते हैं। तो ये न्यू के जगह पे इवेंट जो यहाँ पे है वो क्लिक होगा, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद जब भी वैल्यू चेंज होता है तो हमको डिटेक्ट चेंज मेथड यूज करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ पे डिटेक्ट चेंज यूज कर सकते हैं, फिक्सर और डिटेक्ट चेंज। नाउ जब ऐसा मैं करूँगा तो क्या होना चाहिए, हमारा सबमिट मेथड कॉल हो जाएगा, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो अगर ये वैलिड है तो हमारा पोस्ट API कॉल होगा, एंड देन डेटा आएगा और वो डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो अब हम लोग ये डेटा में क्या वैल्यू स्टोर है वो चेक कर लेते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा स्टोर है कि नहीं है, दैट्स इट। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले कंसोल करके चेक कर लेते हैं, देन अब उसको एक्सपेक्ट में भी जो हमारा मैचर मेथड है उसके अंदर भी डाल सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं फिक्चर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस, कंपोनेंट इंस्टेंस डॉट डेटा। इस डेटा के अंदर क्या है ये चेक कर लेते हैं। ये क्या होना क्या चाहिए, ये होगा ये कि हमारा सर्विस के थ्रू एक पोस्ट डेटा मेथड है वो कॉल हो जाएगा, फॉर्म वैलिड है तो फॉर्म ये वैलिड दिख रहा है, एंड देन पासवर्ड भी वैलिड दिख रहा है। तो जो पैटर्न मैच भी कर रहा है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे पैटर्न क्या है,
तो दोस्तों पैटर्न स्मॉल ए टू जेड होगा एंड देन ए टू जेड 0 to 9 ऐसा हो सकता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 13, और इसमें एक स्मॉल कैपिटल 0 to 9 ये ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर, कैपिटल सब कुछ है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्पेक्ट में और कंसोल में चेक करूँगा कि क्या वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर दोस्तों क्या वैल्यू आया, यूज़र का वैल्यू आया वर्ल्ड ज्ञान, पासवर्ड आया A2 समथिंग एंड डेटा आया 202। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, क्योंकि फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा वैल्यू वही आएगा जो रिटर्न होगा यहाँ से एपीआई सर्विस से। तो एपीआई सर्विस में ये वाला डेटा तो हमारा रिटर्न नहीं होने वाला है, उसका हम लोग एक स्पाई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए थे और ऊपर में हम डिफाइन किए हुए थे कि ये होना चाहिए। तो ये जो रिटर्न कर रहा था एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा था, जिसके अंदर वैल्यू ये था, स्टेटस था 202 एंड डेटा था वर्ल्ड ज्ञान। डेटा के अंदर यूज़र का वैल्यू था वर्ल्ड ज्ञान, पासवर्ड का वैल्यू था समथिंग लाइक दैट। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आउटपुट हुआ है। बट दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आपने इनपुट फील्ड में टेम्पलेट में मीन्स HTML पार्ट में आपने ये सब किया, बट आपको डेटा में ये वैल्यू मिला जो रिटर्न होना चाहिए था। इसका मतलब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगला हम लोग देखेंगे कि अगर फॉर्म इनवैलिड होगा तो सबमिट नहीं होना चाहिए था। तो चलिए इनवैलिड वाला भी देख लेते हैं एक बार। तो जस्ट इसको मैं यहाँ पे कॉपी किया एंड देन जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इनवैलिड करने के लिए कुछ लेट से पासवर्ड को इनवैलिड कर देते हैं एंड देन हम लोग देखते हैं कि इस डेटा के अंदर क्या आता है अगेन। बट ये वाला हमारा कंसोल लॉग है ना, तो ये कंफ्यूज करेगा। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनडिफाइंड आया, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्म इनवैलिड है। ओके, उसको और भी अच्छे से चेक करने के लिए हम लोग इनिट फॉर्म चेक कर लेते हैं। इनिट फॉर्म डॉट वैल्यू कर लेते हैं, केवल इनिट फॉर्म ही चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा और फॉर्म का वैलिड है कि नहीं वो उसका स्टेटस हमको यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि स्टेटस इनवैलिड है। इसीलिए दोस्तों हमारा जब हमारा फॉर्म वैलिड था तो डेटा प्रॉपर आ रहा था, इस कंडीशन में नहीं आया। अब इस चीज़ को हम लोग एक्सपेक्ट में डालेंगे। वेरीफाई करने के लिए तो कंसोल लॉग ठीक है, बट हम लोग टेस्ट केस पास कराने के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक्सपेक्ट मैं यहाँ पे किया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेटा आना चाहिए, तो वो आना चाहिए हमारा पिक्चर डॉट कंपोनेंट इंस्टेंस डॉट डेटा, ये डेटा आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो डॉट यहाँ पे 2 इक्वल, क्योंकि 2 इक्वल ऑब्जेक्ट को भी इजीली वो चेक कर लेता है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट दे देता हूँ और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम होगा इसका। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं प्लेस कर दिया। तो अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा सक्सेसफुली टेस्ट केस पास हो जाएगा। देन सिमिलरली इसके लिए भी कर देते हैं। तो इसके लिए भी लिखेंगे एक्सपेक्ट अब सेम चीज़ हम लोग कर सकते थे, तो लेट से इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
एंड देन टू इक्वल के जगह पे टू बी कर सकते हैं यहाँ पे टू बी, इसको यहाँ पे अनडिफाइंड लिख देते हैं। समथिंग लाइक दैट। देन इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ और लेट्स सी what will be the output। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा टेस्ट केस, 4 टेस्ट केस लिखे हुए थे, सब यहाँ पे पास हो गए। बट दोस्तों यहाँ पे ये मैसेज एडिट करना मैं भूल गया, तो सबमिट फॉर्म सक्सेसफुली। ओके, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि नॉट सबमिट द फॉर्म सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज अच्छा से अगर मैसेज लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर्म शुड नॉट सबमिट इफ इनवैलिड। तो दोस्तों इस कंडीशन में इनवैलिड था, इसीलिए फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ओके, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ का मतलब कि जो डेटा आया उसमें अंदर कुछ अनडिफाइंड आया। तो लेट्स सी टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। और भी है एक्सपेक्ट में टू बी टू इक्वल, आप यहाँ पे ये दोनों तो देख ही लिए। और सपोज दैट इस जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, जैसे टू बी कॉल्ड, ये कॉल हुआ कि नहीं, पोस्ट डेटा कॉल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्पाई एपीआई है उसका पोस्ट डेटा कॉल हुआ कि नहीं हुआ, वो भी चेक कर सकते हैं। जब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा तो स्पाई एपीआई का पोस्ट डेटा कॉल होगा, तो ये चेक करेंगे कॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे टू हैव बीन कॉल्ड, टू हैव बीन कॉल्ड, ये चेक करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट जो भी हो हमारा टेस्ट केस पास होना चाहिए। आउटपुट तो यहाँ पे कंसोल में तो नहीं आने वाला, देखिए सब कुछ पास हो गया, नहीं आने वाला क्योंकि कंसोल लॉग हमने नहीं किया था। ओके, तो ये कॉल हमारा नहीं हुआ क्योंकि फॉर्म इनवैलिड था, क्योंकि पासवर्ड का जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पासवर्ड का पैटर्न हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन किए हैं वो होना चाहिए था, एटलीस्ट एक स्मॉल, एक कैपिटल 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे आप यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान है। अब यही चीज़ें, ये रिपीटेटिव चीज़ है जो हर समय आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें आप मॉक डेटा, जैसे मैं यहाँ पे डाला हूँ इस जगह पे, आप मॉक डेटा यहाँ पे डालेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे आउटपुट, वो आप जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आया तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। So thank you very much for subscribing the YouTube channel. Have a nice day.